आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनन यूनिट के अंतर्गत पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है लघु बीजांडधानी क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। और लघु बीजांडधानी को जो है हम परागकोश कहते हैं या एंथर कहते हैं। उसके बाद फिर हम जानेंगे लघु बीजांडधानी का परिवर्धन कैसे होता है, कि लघु बीजांडधानी जो होती है उसका जो है विकास कैसे होता है, कैसे लघु बीजांडधानी जो है बनती है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन, जो परागकण होते हैं वो कैसे बनते हैं। और उसके बाद फिर हम परिपक्व परागकोश का स्फुटन पढ़ेंगे। और फिर हम जो है परिपक्व परागकोश की स्ट्रक्चर देखेंगे। और फिर जो है परागकण के बारे में जानेंगे। और अंत में जो है हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघु बीजाणुधानी, इसे हम परागकोश के नाम से जानते हैं और इसे हम अंग्रेजी में एंथर कहते हैं। परागकोश जो होता है उसकी यदि हम अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें जो है हमें कितनी पालियां दिखाई देती हैं? 2 पालियां दिखाई देती हैं। जो तरुण परागकोश होता है यदि उसकी अनुप्रस्थ काटी जाती है तो उसमें हमें जो है 2 पालियां दिखाई देती हैं। और प्रत्येक पाली में जो है 2 लघु बीजांडधानियाँ होती हैं। एक पाली में कितनी लघु बीजांडधानियाँ होती हैं? 2 लघु बीजांडधानियाँ होता है। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक परागकोश में जो है 4 लघु बीजांडधानियाँ पाई जाती हैं। एक परागकोश में कितनी लघु बीजांडधानियाँ पाई जाती है? 4 लघु बीजांडधानियाँ पाई जाती है। प्रत्येक लघु बीजांडधानी में जो है कई जो है लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं भरी होती हैं। जो लघु बीजांडधानी होती है उसमें बहुत सारी जो है लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं भरी होती हैं। और इन लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं के चारों ओर जो है पोषक कोशिकाओं का जो है एक स्तर पाया जाता है जिसे हम टेपिटम कहते हैं। लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, उनके चारों ओर एक पोषक कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। अर्थात ये जो है परागकोश को जो है पोषण प्रदान करता है। टेपिटम के बाहर की ओर बीजांडधानी की दीवार पाई जाती है। जो टेपिटम स्तर होता है उसके बाहर क्या होती है? बीजांडधानी की दीवार पाई जाती है। और ये दीवार जो होती है कई स्तरों से मिलकर के बनी होता है। और इस दीवार का जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। दीवार का जो बाहरी स्तर है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर जो है इस चित्र में ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र जो है इसमें जो है पुंकेसर का है। किसका है? ये जो चित्र है ये किसका है? पुंकेसर का है। पुंकेसर का है। तो पुंकेसर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक भाग इसका जो है पुतंतु होता है। क्या होता है? पुतंतु। और ये देखिए ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम एंथर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और तरुण परागकोश में जो है कितनी पालियां होती? 2 पालियां होती। तो 2 पालियां होती और ये दोनों पालियां आपस में जो है कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी होती हैं। और ये देखिए ये चित्र है। ये चित्र जो है इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट का है। और इसमें जो है 4 जो है परागधानियाँ दिखाई दी गई हैं। और प्रत्येक परागधानी में जो है परागकण जो है भरे हुए हैं। अब हम जो है लघु बीजांडधानी का परिवर्धन देखते हैं कि लघु बीजांडधानी का जो है डेवलपमेंट कैसे होता है। जब लघु बीजांडधानी का विकास होना होता है तो इसकी प्रारंभिक अवस्था में, लघु बीजांडधानी की क्या है? प्रारंभिक अवस्था में है लघु बीजांडधानी जो है
किसकी बनी होती है? मेरिस्टेमी कोशिकाओं की बनी हुई एक संरचना होती है। लघु बीजाणुधानी जो है शुरुआत में कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है? मेरिस्टेमी कोशिकाओं की बनी हुई होती है और इसके चारों ओर एपिडर्मिस का गहरा स्तर पाया जाता है और बाद में यही लघु बीजाणुधानी जो होती है जो है कितने पालियों वाली हो जाती है? 4 पालियों वाली हो जाती है और प्रत्येक पाली में जो है आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं की जो है एक लंबी कतार या लंबवत कतार क्या होती है? विकसित हो जाती है और प्रत्येक आर्कीस्पोरियल कोशिका जो होती है 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। प्रत्येक जो है पाली में जो है जो एक आर्कीस्पोरियल कोशिका होती है उसका विभाजन होता है और आर्कीस्पोरियल कोशिका 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें जो बाहर की कोशिका होती है उसे हम प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं और जो अंदर की कोशिका होती है उसे हम प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। बाहर की कोशिका क्या कहलाती है? प्राथमिक भित्ति कोशिका और अंदर की कोशिका जो होती है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। फिर जो है प्राथमिक भित्ति कोशिका जो होती है अपनत एवं परिणत विभाजन द्वारा 3 से 5 कोशिकाओं का स्तर बनाती है। मतलब ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है ये विभाजन करती है और 3 से 5 स्तर बनाती है और यही 3 से 5 स्तर जो है परागकोश की दीवार का निर्माण करते हैं। और इसी समय जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है वो जो है अपना विभाजन शुरू कर देती है और बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है और बीजाणु मात्र कोशिकाओं से जो सटी हुई परागकोश की आंतरिक दीवार होती है जो सबसे भीतर की दीवार होती है उसे हम टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और टेपिटम जो होती है पोषक स्तर है जो परागकोश को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है टेपिटम का कार्य बताइए। तो टेपिटम जो होती है वो परागकोश को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। इस चित्र में आप बहुत आसानी से जो है लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट देख सकते हैं। देखिए इस चित्र में क्या दिखाया गया है? इस चित्र में जो है जो तरुण परागकोश को होता है उसकी लघु बीजाणुधानियाँ जो होती है तरुण परागकोश जो है मेरिस्टेमेटिक की कोशिकाओं का बना होता है और ये चारों ओर से जो है किसके से घिरा होता है? एपिडर्मिस सेल से घिरा होता है और बाद में यही तरुण परागकोश जो होता है 4 पालियों वाला हो जाता है और प्रत्येक पाली में जो है एपिडर्मिस की जो नीचे की हाइपोडर्मिस सेल्स होती है उसकी एक एक कोशिका प्रत्येक काल में जो है बड़ी हो जाती है और आर्चीस्पोरियल कोशिका का काम करने लगती है और यही आर्चीस्पोरियल कोशिका बाद में जो है विभक्त होकर के जो बाहर की ओर सेल होती है उसे प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं और जो अंदर की सेल होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ठीक, तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती है वो विभाजित होकर के जो है 3 से 5 स्तर की जो है दीवार बना देती है। तो इसमें जो है सबसे बाहर की परत जो है क्या होती है वो आपके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे बाहर की परत होती है इसमें वो एपिडर्मिस होती है और उसके बाद जो है फिर इंडोथीसियम होती है और उसके बाद मिडिल लेयर होती है और अंत में जो है यहाँ पर देखिए सबसे आंतरिक परत जो होती है वो टेपिटम। मिडिल लेयर के अंदर जो परत होती है वो क्या होती है? टेपिटम होती है। उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बीजाणु मात्र कोशिका होती हैं और यही बीजाणु मात्र कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो है लघु बीजाणुधानी का जो है परिवर्धन या विकास होता है या डेवलपमेंट होता है। अब हम यहाँ पर आपको जो है एक मैच्योर या परिपक्व परागकोश की संरचना के बारे में बताएंगे।
परिपक्व जो परागकोश होता है वो मुख्यतः जो है कोशिका भित्ति और परागकोष्ठ का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कोशिका भित्ति और परागकोष्ठ का बना हुआ होता है। इसकी कोशिका भित्ति में जो है कई परतें पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर की परत होती है उसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। यहाँ पर उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। चित्र में देख लीजिए, जो सबसे बाहर की लेयर होती है जो एक कोशिका की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। इसके बाद इसके नीचे वाली लेयर जो होती है वो एंडोथेलियम होती है। ये भी जो है एक कोशिकीय स्तर की बनी होती है, जो किसके नीचे पाई जाती है? बाह्य त्वचा के नीचे पाई जाती है। इसे हम अंतःथीसियम कहते हैं। इसके बाद जो अंतःथीसियम के बाद जो है 3 से 5 लेयर का जो स्तर पाया जाता है उसे हम मध्य परत या मिडिल लेयर से कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य परत या मिडिल लेयर। और मध्य परत की जो सबसे आंतरिक परत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और ये टेपिटम परत जो होती है बीजाणु मात्र कोशिकाओं से बिल्कुल सटी हुई होती है। तो ये जो है एक परिपक्व परागकोश का चित्र यहाँ पर आपको दिखाएगा। ये परिपक्व परागकोश की क्या है? अनुप्रस्थ काट का चित्र है। अब जो है परिपक्व परागकोश का जो अंदर का चैम्बर पाया जाता है उसे हम पराग प्रकोष्ठ कहते हैं। पराग प्रकोष्ठ के अंदर जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग प्रकोष्ठ के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है लघु बीजाणु अर्थात परागकण का निर्माण होता है। तो पराग प्रकोष्ठ किसका बना होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के जो है लघु बीजाणुओं अर्थात परागकणों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो परिपक्व परागकोष्ठ होता है वो मुख्यतः 2 चीज़ों, एक होता है कोशिका भित्ति और दूसरा परागकोश से मिलकर के बना हुआ होता है। अब हम इसमें आपको पढ़ाएंगे लघु बीजाणु जनन क्या होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये लघु बीजाणु के फलस्वरूप जो है परागकणों का निर्माण होता है और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का जो है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। और ये चारों लघु बीजाणु जो है विभिन्न प्रकार से चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं। और ये चतुष्क जो है कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें जो है रेखीय होता है। तो इसको हम आपको डायग्राम के द्वारा बता करके बना रहे हैं कि किस तरह से जो है चारों अगुणित लघु बीजाणु जो है रेखीय या रैखिक क्रम में जुड़े होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ये है। तो इसमें एक लघु बीजाणु ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये होता है और ये चौथा। इस प्रकार जो है चारों लघु बीजाणु जो है एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगला प्रकार है समद्विपार्श्विक। इसमें जो है ये चारों बीजाणु जो है कुछ इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इसे हम आइसोबायलेटरल कहते हैं। तो इसमें एक ऐसा होता है और एक ऐसा, फिर एक ऐसा और फिर एक ऐसा। इस प्रकार से जो है चारों लघु बीजाणु जो है चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो है समद्विपार्श्विक होता है। अगला फिर जो होता है वह क्रासित होता है। चारों लघु बीजाणु जो है क्रासित चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। तो क्रासित चतुष्क जो होता है वो इस तरह से होता है। देखिए इसमें एक ये हो गया लघु बीजाणु और एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस तरह जो है ये क्रासित रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और फिर चौथा इसका जो है टी शेप्ड होता है। कैसा होता है? टी शेप्ड होता है। इसमें देख लीजिए आप ऐसे ये चारों जो है लघु बीजाणु जो होते हैं वो
व्यवस्थित। एक यहाँ पर ये हो गया तो इसमें देखिए टी, और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इस प्रकार देखिए ये टी, अंग्रेजी का जो अक्षर कैपिटल टी होता है, उसी तरह जो है ये चारों लघु बीजांड व्यवस्थित है। तो ये कौन सा हो गया? टी शेप्ड हो गया, ये टी शेप्ड हो गया। और फिर अंत में आता है चतुष्फलकीय। कौन सा आता है? टेट्राहेड्रल। तो इसमें ये जो है ऐसे होते हैं। चारों लघु बीजांड जो होते हैं इस तरह से जो है चतुष्फलकीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो ये जो लघु बीजांड बनते हैं ये जो है चतुष्क के रूप में भी इस प्रकार जो है व्यवस्थित रहते हैं। अब हम जो है परिपक्व पराग कोश का स्फुटन, जो मेच्योर पराग कोश होता है या एंथर होता है मेच्योर, वो किस तरह से जो है स्फुटित होता है। तो जो परिपक्व पराग कोश होता है उसकी जो है मध्य स्तर और टेपिटम, इसकी जो मिडिल लेयर्स होती हैं और जो सबसे आंतरिक कोशिका भित्ति की परत होती है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, ये दोनों क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। जिससे पराग कोश की भित्ति में एपिडर्मिस तथा अंतः त्वचा, एपिडर्मिस जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं और अंतः त्वचा जिसे हम इंडोथीसियम कहते हैं, ये दोनों ही शेष रह जाती हैं। मध्य परत और टेपिटम क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो पराग कोश की भित्ति में कौन कौन सी परतें शेष रह जाती हैं? एपिडर्मिस और अंतः त्वचा ही शेष रह जाती है। और पराग कोश का स्फुटन जो है प्रायः परागधानियाँ जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान से होता है। तो परागधानियों के मिलने के स्थान को जो है अंतर्धानियाँ धानियाँ कहते हैं। इसी स्थान से जो है परागधानियों का जो है स्फुटन होता है। और स्फुटन के फलस्वरूप जो है परागकण जो है स्वतंत्र हो जाते हैं और वो परिपक्व परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। तो परिपक्व परागकोश में मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाती हैं, बाकी एपिडर्मिस और अंतःत्वचा शेष रह जाती हैं। और उसके बाद परागकोश का स्फुटन जो होता है परागधानियों के मिलने के स्थान पर होता है और जिससे जो है परागकोश स्फुटित हो जाते हैं। परागकण क्या होता है? अथवा लघु बीजांड। परागकण अथवा लघु बीजांड क्या होते हैं? तो परागकण जो होते हैं वो एक अति सूक्ष्म संरचना होते हैं। परागकण क्या है? एक अति सूक्ष्म संरचना होते हैं। परागकण केवल जो है एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं और परागकण जो है पौधे के नर युग्मकोद भित्ति का विकास करते हैं। परागकण क्या करते हैं? परागकण जो होते हैं पौधे का जो है प्रथम नर युग्मकोद भित्ति होता है। अब हम जो है परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। परागकण जो होता है यह एक कोश की संरचना होती है और परागकण का व्यास जो है लगभग 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। प्रत्येक परागकण चारों ओर से द्विस्तरीय भित्ति से घिरा होता है। परागकण की जो भीतरी भित्ति होती है वो या भीतरी स्तर जो होता है परागकण का वह पतला और लचीला होता है और इसके भीतरी स्तर को हम अंतःचूल या इंटाइन कहते हैं। परागकण का जो वायु स्तर होता है वह दृढ़ होता है, भंगुर होता है एवं क्यूटिन युक्त होता है और इसके वायु स्तर को हम वायुचूल कहते हैं अथवा अंग्रेजी में से हम इंटाइन कहते हैं। इसका वायुचूल जो है मसेदार, शूलमय एवं जलिका रूपी होता है। इसके वायुचूल पर एक या अधिक वृत्ताकार छिद्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। परागकण के वायुचूल पर क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं। परागकण अंकुरण करने पर, परागकण के अंकुरण करने पर जो पराग नलिका होती है इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। परागकण की वायुचूल में स्पोरोपोलेनिन नामक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। परागकण के वायुचूल पर कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन नामक पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और ये जो है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपघटन के लिए प्रतिरोधी होता
जाता है। यहाँ पर देखिए जो है एक परागकण का चित्र दिखाया गया है। ये जो है परागकण का क्या है, चित्र है। ये देखिए परागकण जो होता है ये गोलाकार क्या होती है, संरचना होती है। परागकण में जो है द्विस्तरीय भित्ति पाई जाती है। कितनी स्तरीय पाई जाती है, द्विस्तरीय। तो इसकी बाहरी परत को जो है हम क्या बोलते हैं, इसकी बाहरी परत को एक्साइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्साइन बोलते हैं। और इसकी जो आंतरिक परत होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं। इसके अंदर जो होता है वह दो केंद्रक पाए जाते हैं। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और एक जो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। कौन सा होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। और इसकी बाह्य परत पे देखिए यहाँ पर जर्मपोर, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, ये पाए जाते हैं। और इन्हीं से जब परागकण का अंकुरण होता है अर्थात पराग नलिका बनती है तो इन्हीं जर्मपोर से जो है बाहर निकलती है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।